हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा पेपर ऐसे आएगा, डिटेल से मैं बताने वाला हूं। अगर आप भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र फ्रेंड्स 95% ला सकते हैं, यूपी बोर्ड का ये सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये 24 फरवरी को आपका होने वाला हिंदी का पेपर है। जो किस प्रकार से आपका पेपर आएगा ये पूरी डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अनुक्रमांक भर लेना। जो भी अनुक्रमांक यहाँ पर मैंने जैसे बताया है 19, 46, ये आपका 4, 2 जो भी हो, अपना अनुक्रमांक प्रवेश पत्र से देखकर भर लेना है। इसके बाद अपना यहाँ पर नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो। बाद आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको प्रश्न पत्र फ्रेंड्स पूरा पढ़ लेना, क्योंकि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ लेना है। इस प्रकार से अपनी कॉपी को फ्रेंड्स भर लेना है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भर लेना है। यहाँ पर अंकों में है और यहाँ पे शब्दों में है, तो आपको पहले अंकों में फिर शब्दों में भरना है। यहाँ विषय पूछ रहा है तो विषय में फ्रेंड्स आपको हिंदी भर देना है। आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र भर देना है। और ये आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक पूछ रहा है, तो यहाँ आपका ये संकेत है 801 एचजी, तो आपको यहाँ भर देना है। और परीक्षा का दिन भर देना और परीक्षा तिथि एवं पाली, ये सारी चीज़ें मैंने भरकर बता दिया है। आपको अपनी कॉपी को ऐसे ही भरना है, इतना भर देना है। ये नीचे का फ्रेंड्स ये क्या का नाम और ये सब आपको भर लेना जो भी हो। इसके बाद आपका पेपर देखिए किस प्रकार से आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये 15 मिनट आप पढ़ लेंगे। पेपर में सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करना है। उसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न की ओर जाना, क्रमशः आपको करते जाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आता है, इसको सॉल्व कर लेना है जो आपके बहुविकल्पी होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपका दे दिया है बहुविकल्पी में कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको एक OMR मिलेगी, उस गोले को आपको भरना है। जैसे वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि फ्रेंड्स अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी इसके क्या है, रचनाकार है। तो सी को आपको गोला में भर देना है। चल आपका प्रयोगवाद के कवि हैं, तो कौन है, भूषण है, सुमित्रानंदन पंत है, अज्ञे है, महादेवी वर्मा है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा देता हूं, क्योंकि ये पेपर फ्रेंड्स पूरा 70 अंक का है। पूरा पेपर अभी सॉल्व करने को बाकी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सुमित्रानंद, यहाँ आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा अज्ञे जी प्रयोगवाद कवि है, ये आपका नहीं है। इसके बाद है भावविलास के रचनाकार हैं, तो भावविलास के रचनाकार आपका ए हो जाएगा, देव जी हैं। इसके बाद चौथा है आपका छठ साल दशक किसकी रचना है, तो ये फ्रेंड्स आपको भूषण की रचना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सी, भूषण जी इसके रचनाकार हैं। इसके बाद काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का रचना है ये। इसके बाद है नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण आपको किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर देख लेना, छठवां का बी राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एक आत्मकथा है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक कौन होंगे, ये आपको देख लेना 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर, दासू नहीं है फ्रेंड्स, ये दास लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको सही कथन चुनना है कि शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आकाशदीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है, तो ये तो हो नहीं सकते फ्रेंड्स। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना एवं साहित्य के जनक माने जाते हैं। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास है, यहाँ आपका ये गलत हो गया है, ये आपका राइट आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, उपन्यास है। इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन होंगे, 10वां का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन से हिंदी व्याकरण शुरू हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार से आपको देख लेना है, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के आपके 4 अंग होते हैं, इनको आपको याद कर लेना। मैंने अगली वीडियो में रस, छंद, अलंकार सभी बता दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिर 12वां क्वेश्चन आपका पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ आपका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो विकल्प आपके इस पार हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्दय शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, इनमें से A B C D आपको टिक करना है, तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका क्या है,
निर्दय शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। इसके बाद है 15वां नंबर क्वेश्चन है, नील गाय में कौन सा समास है। ये फ्रेंड्स आपको समास पहचानना है, तो मैंने समास का भी वीडियो बनाया था, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा 15 नंबर का वो हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ये समास नहीं है फ्रेंड्स, समास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, खेत का तत्सम शब्द होगा। ए में है भूमि, बी में है जमीन और सी में है क्षेत्र और डी में है पृथ्वी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स खेत और क्षेत्र से इसका तत्सम रूप है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, युष्मत शब्द में पंचम विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा रूप है। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, युष्मत हो जाएगा। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो ए में है कर्ता की प्रधानता, बी में है कर्म की प्रधानता होती है या क्रिया प्रधानता होती है। इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक कर देना है, आपको एमआर गोले पे भर देना है जो भी इसका राइट आंसर हो। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होती है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य में कितने तत्व होते हैं फ्रेंड्स, तो वाक्य में आपके 2 तत्व होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अव्यय पद से या अपव्यय या पट से या व्यय पद से, या इनमें से कोई नहीं। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा ना वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अव्यय पट से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके शुरू होते हैं यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न, जो खंड बा शुरू हो जाता है। तो खंड बा के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपके 2-2 अंक के तीनों प्रश्न है, जो आपका 6 नंबर का होता है। तीनों प्रश्न आप देख लेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सुदृष्ट बाहु का क्या अर्थ है ये आपको बताया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। चलिए फ्रेंड्स आपको कॉपी में दिखा देता हूँ, मैंने सारी कॉपी लिखकर कंप्लीट कर दिया है, जो कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न डालना है और प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है जो भी आया हो। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे, हम अथवा वाला करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है फर्स्ट में कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ईसा से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है। ये भी आपका 6 नंबर का ही है, या उसे कर लें या अथवा में दिया रहता है या इसे कर लें। तो मैं आपको अथवा वाला करके बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वर्णात्मक प्रश्न डाल देना है, प्रश्न संख्या डाल देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है कि ईसा से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईसालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईसालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा होगी कि उस दिन वह ईसा करना कम कर देगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ आपकी रेखा कहाँ से खींची हुई है उसे, और कहाँ तक है, कम कर देगा। तो यहाँ से आपको जितने में रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या करना है फ्रेंड्स। तो आपको टोटल क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मैं लिख कर बता दिया हूँ, गद्द डाल देना है, ईसा से बचने ... कम कर देगा। इतना 2 शब्द आगे के और 2 शब्द पीछे के आपको क्या लिख देना है, गद्द डालकर हेडिंग लिख देना है। फिर आपको फर्स्ट हेडिंग डाल देना है, संदर्भ में आपको लिखना है पाठ का नाम ईसा तू न गई मेरे मन से, ये हो जाएगा। इसके बाद लेखक का नाम हो जाएगा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो आपको इसका नाम लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है दूसरे में। तो मैं आपको व्याख्या करके बता दिया हूँ फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है और इसको कर देना है अंडरलाइन। इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी है कि रेखांकित अंश की व्याख्या में यह बताया गया है कि ईसालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी ईसा का कारण क्या है और उसे यह कमी का अभाव पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और नकारात्मक तरीका खोज लेना चाहिए। यानी मतलब खोजना चाहिए कि उसकी ये ईसा की प्रवृत्ति क्यों हुई। जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दशा में मोड़ लेता है तो वह ईसा करना कम कर देता है, क्योंकि फ्रेंड्स वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है। तो इस प्रकार से आपकी ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब लिखना है ईसा से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने के लिए कहता है। तो ये आपको फ्रेंड्स तीसरा नंबर डाल देना है, यहाँ पर लिख देना है कि लेखक सलाह देता है कि ईसालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईसा से बच सकता है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 2-2 अंक के आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या था, गद्य था और यहाँ पर पद हो गया। तो पद में भी आपको ऐसे ही लिख देना। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक
एक किसके लिए प्रयुक्त है तथा इनमें से कौन सा अलंकार है, ये आपको करना है। तो अलंकार लास्ट में लिख देना है। तो चलिए मैं आपको इसका भी खंड बा क्वेश्चन आपको डाल देना है, यहाँ पर डाल देना प्रश्न उत्तर संख्या 2। उसके बाद लिखेंगे इसको, अगर आप पद को पढ़ते हैं तो पहचान जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा, रानी मैं जानी अनजानी महावी पाहन हूँ ते कठोर हियो, राजहु काज अकाज न जानो का तियो जहि कान कियो, ऐसी मनोहर मूरत ए बिछुरु कैसे पीतम लोग जियो, आखिन ये सखी राख्यो जोगु इन कमी का वनवास दियो। आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगी कि ये कहाँ का पद है। यह है कि रानी मैं जानी महापरि पानो कठोर हियो। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, मनमोहर मूर्त, यानी मतलब जब राम वनवास की ओर जा रहे थे उस समय की ये बात है। तो चलिए इसका क्या करना, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना संदर्भ, और संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनके द्वारा रचित, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इनमें क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में तो सिर्फ आपको 2 पंक्तियों का क्या करना है, व्याख्या करना है। यानी मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है तो रेखांकित जितने में रेखा खींची हुई है उतनी की व्याख्या आपको करना है। तो चलिए मैं आपको इसका भी व्याख्या करके बता देता हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेना है, और उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं, मैं जान गई कि रानी कैकेयी अज्ञानी है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे का विचार नहीं करे और पत्नी के बहकावे पर आकर वनवास भेज दिया। इनकी सूरत मन को मोहने वाली है, हे सखी ये आंखों में बसाने योग्य है, फिर किस कारण ये इन्हें वनवास दे दिया। इस प्रकार इसकी क्या है, व्याख्या है। तो इतनी व्याख्या आपको लिख देना। वैसे मैंने आपको पूरे पद्यांश का सारांश बताया है, यहाँ पर पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई, लेकिन आपको क्या करना है, 2 लाइन लिखना है, क्योंकि एग्जाम के समय आपके पास समय का बहुत अभाव होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितना वो पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त एक किसके लिए उपयुक्त है तथा इसमें से कौन सा अलंकार है। तो ये तीसरा नंबर डाल देना है, और उसमें लिख देना है कि अनुप्रास अलंकार है। ये आपका अलंकार हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये 5 अंक का आता है फ्रेंड्स। संस्कृत में अब आपका गद्य होता है, पद्य होता है, दोनों आ जाते हैं। तो ये भी आपका अथर्वम दिया। तो चलिए हम इसका, वाराणसी प्राचीन काले देवा गेह गेह विद्यालय, ये आपको पढ़ना है। तो मैं आपको इसका भी सारांश लिखकर बता देता हूं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 3 है। यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर संख्या 3 में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आया था। तो ये आपका पूरा अनुवाद मैंने, तो फ्रेंड्स इसका पूरा अनुवाद मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया है, जिसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे आपको पहले डाल देना संदर्भ, फिर लिखना प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। फिर आपको हेडिंग डाल देना है दूसरी नंबर प्रसंग, उसमें लिखना है इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। यानी मतलब वाराणसी की महत्व और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया कि वाराणसी का क्या महत्व है। इसके बाद आपको लिखना है हिंदी अनुवाद, हेडिंग डाल देना है, और उसके बाद आपको कर देना अंडरलाइन। फिर लिखना है वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित होती रही है। तो यहाँ ये आपका तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्राचीन काले देवा गेहे गे विद्यालय दिव्य ज्योति होता है। तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर यहाँ से कंप्लीट होता है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। यहाँ से आपका ये इतना कंप्लीट हो गया। इसी को देख देख के आपको पूरा सारांश फ्रेंड्स लिख देना है, और फिर आपको लिखना है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भी यह संस्कृत की वाणी धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यह अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वानों के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद लिखना यहाँ पर कई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय
और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय जिनमें से नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है। इतना आपको लिख देना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपका यहाँ पर पद्य में दिया हुआ है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक का किसी का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है, जैसे मैंने अब बता दिया था आपको, ऐसे ही सेम करते जाना है। पांचवा क्वेश्चन है फिर आपका फ्रेंड्स, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स आपके बहुत सारे खंड काव्य आए हुए हैं, जो भी आपके जिले में आता है उसको आपको तैयार करना है, उसी को आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स क्या है आपका, जैसे यहाँ पर मैंने जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण लिखकर बता दिया है, या जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर का कथनांक लिखिए। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक लिखकर बता दिया। जो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण इसका लिखकर बता दिया। आपको लिख देना जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार से, इतना आपको लिख देना है। फिर फर्स्ट हेडिंग डाल देना है महान देशभक्त। उसके बाद लिखना है फ्रेंड्स उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक 2 मोटिवेशनल लाइन भी साथ में लिख देना है कि वह स्वदेश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्रीय यात्रा के हित पथ पर निज चरण बढ़ाते। ऐसे आपको हेडिंग डालना है। फिर दूसरी हेडिंग रहेगी साहसी, तीसरी हेडिंग रहेगी आपकी फ्रेंड्स स्पष्ट वक्ता एवं नेता, चौथी हेडिंग रहेगी प्रेरक, और पांचवी हेडिंग आपकी रहेगी निष्कर्ष। ये आपका क्या हुआ, 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर का आता है फ्रेंड्स, क्योंकि 3 नंबर इनके जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर इनकी रचना के मिलते हैं। तो चलिए जीवन परिचय भी लिखकर बता देता हूं, जो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रश्न उत्तर संख्या 6 का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख दिया है। तो सेम ऐसे ही आपको लिख देना है जैसे मैंने लिखकर बता दिया है। बाद फिर 6वें का खा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ सूरदास का है, मैथिली शरण गुप्त का है, और फ्रेंड्स एक माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जो इस प्रकार मैंने लिखकर बता दिया है, आपको डाल देना है मैथिली शरण गुप्त। लेकिन आपको ध्यान रहे फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी कलरफुल पेन का उपयोग नहीं करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और उनके बारे में ऐसे लिख देना एक शार्ट तरीके से, और बहुत ही शार्ट में मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय बता दिया है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस पद पर ना आया हो। तो इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको श्लोक भी बता दिया। अगली वीडियो में मैंने आपको कई सारे श्लोक बताए हैं, उनमें से जाके आप किसी श्लोक को याद कर सकते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इनको आपको संस्कृत में दे देना है किसी 2 के, काफी इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसी विषयों पर निबंध लिखिए। तो 9वां क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 7 नंबर का आता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, नारी सशक्तिकरण पर निबंध, या स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, या छात्र या अनुशासन पर निबंध। तो फ्रेंड्स इन सब में मैंने एक निबंध ऑलरेडी बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं अपने चैनल पे। 10वां क्वेश्चन है आपका, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। यानी मतलब एक पत्र लिखना है। 8वां में दिया हुआ, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशासनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से मैं आपको शिकायत पत्र बता देता हूं कि आपको कैसे लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 10 डाल देना, उसके बाद लिखना है राज्य परिवहन निगम के लिए प्रबंधक को बस चालक के अप्रशासनीय व्यवहार पर शिकायत पत्र। इस प्रकार से आपको लिख देना है कि सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ। विषय में आपको डाल देना है बस चालक के अप्रशासनीय व्यवहार के लिए शिकायत पत्र। कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए लिखकर आपको बता देता हूँ। महोदय, मैं रामजस दिनांक 24/4/2025 को यूपी 32 BD 0011 द्वारा लखनऊ शहर में यात्रा कर रहा था। इस दौरान इस बस चालक ने यात्रियों के प्रति अत्यंत रूखा और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने यात्रियों की उचित सुनवाई नहीं की, गलत भाषा का प्रयोग किया, जिससे यात्री असहज महसूस कर रहे थे। इतना फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः आपसे निवेदन है कि उक्त बस चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें ताकि यात्रियों की बेहतर सेवा मिल सके। अब लास्ट में आपको लिख देना धन्यवाद
और लास्ट में फ्रेंड्स आपको राइट साइड में लिख देना भौदी रामजस सिंह, लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पत्र लेखन भी कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स ये आपकी कॉपी रही और ये आपका पेपर रहा। इसी प्रकार से आपका पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया है। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो फ्रेंड्स आपके 100% नंबर मिलने वाले हैं, ये मेरी फुल गारंटी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।